हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, इसमें हम जर्नल प्रिंसिपल्स देख रहे थे और मैंने बताया था कि जो जर्नल प्रिंसिपल्स है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला प्राइमरी प्रिंसिपल्स और दूसरा सेकेंडरी प्रिंसिपल्स। प्राइमरी प्रिंसिपल्स में हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर लिया और आज हमारा दूसरा जो रूल है द मिस्चीफ रूल, ये द मिस्चीफ रूल, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो मिस्चीफ रूल है, ठीक है, या जिसे रिस्टी का नियम भी कहते हैं, इसके ये जो ओरिजिनेट हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो हेडेंस केस में हुई। हेडेंस केस में इसकी ओरिजिनेट हुआ ये, और इसमें ये कहा गया कि जो जजेस हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट का इंटरप्रिटेशन करते समय चार बातों को कंसिडर्ड करेंगे, कंसिडर्ड उनको करना चाहिए। ठीक है, पहला, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट। ठीक है, कि इस एक्ट को पारित करने से पहले कॉमन लॉ क्या था, इस एक्ट को पारित करने से पहले कॉमन लॉ क्या था। दूसरा, कि व्हाट वाज द मिस्चीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। ठीक है, व्हाट वाज द मिस्चीफ और डिफेक्ट, वो क्या रिष्टि थी या वो क्या दोष था, ठीक है, फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, जिसके लिए कॉमन लॉ में प्रोविजन नहीं था। ठीक है, दो। तीसरा, व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व्ड। ठीक है, पार्लियामेंट ने कौन सा उपचार संकल्पित किया। ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या उपचार रिजॉल्व किया, संकल्पित किया। द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी, और रेमेडी का ट्रू रीजन क्या था। ठीक है, हमें इन चारों पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। ठीक है, मिस्चीफ में हेडेंस केस लॉ में ये कहा गया, और तब सभी जितने भी जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको ऑलवेज मेक सच कंस्ट्रक्शन, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जो सप्रेस द मिस्चीफ, ठीक है, मिस्चीफ को कम करे और एडवांस द रेमेडी, और रेमेडी को अग्रसर करे, रेमेडी को बढ़ाए। ठीक है, एडवांस करे रेमेडी को, सप्रेस करे मिस्चीफ को। तब सभी न्याय जितने भी जजेस हैं उनका ये उनको ये करना चाहिए, हमेशा ये क्या करना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जो सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी। ठीक है जी। अब मिस्चीफ रूल, इसके ऊपर केस लॉज। ठीक है, हम यहाँ पर 4-5 केस लॉज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो केस लॉ है वो, पांचों केस लॉ के नाम बता देता हूँ मैं और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, मंगू सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल, 1957 का मामला है। दूसरा, आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, 1959 का केस है ये। और कुंवर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1965 का केस है ये। और तीसरा है रंजीत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और पांचवा और लास्ट, प्यारेलाल वर्सेस महादेव रामचंद्र, प्यारेलाल वर्सेस महादेव रामचंद्र, ये वाला भी एक ये केस लॉ भी हम देखेंगे। चलिए, पहला जो केस लॉ है वो है मंगू सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस लॉ। इसमें क्या था, ये जो अपेलेंट था, ठीक है, इसने जो नगर पालिका का सदस्य होने का ये चुनाव लड़ा और उसमें नामांकन भरा। जब ये नामांकन अपना भर रहा था उस समय इस पर कुछ नगर निगम का जो है टैक्स बकाया था, लेकिन इसने जो चुनाव की जो डेट थी, चुनाव की डेट से पहले जो है अपना सारा टैक्स जो है वो चुका दिया था। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका जो अधिनियम है 1916 का जो है, उसमें ये प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर
नगर पालिका का 1 साल या उससे ज़्यादा का टैक्स बकाया है, वो नगर पालिका बोर्ड का सदस्य बनने के अयोग्य होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये कहा गया कि भाई इसका जो ये जीत है उसको, कि ये अयोग्य हो गया तो उसकी जीत को जो है रद्द किया जाए। तो उसने ये कहा कि जो अपीलार्थी था उसने कहा कि देखिए जो रेलिवेंट डेट है वो चुनाव की डेट है, ना कि नामांकन भरने की डेट। यहाँ पर कोर्ट ने उसकी बात से असहमति करते हुए ये कहा कि रेलिवेंट डेट जो थी, ठीक है, वो नामांकन भरने की डेट थी, ठीक है, ना कि चुनाव की डेट। तो पहला केस लो इसमें इसके आर्ग्यू को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये अयोग्य घोषित किया गया। दूसरा, आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1959 का केस लो। आलमगीर के केस में इस पर जो अपेलेंट है, अपेलेंट के ऊपर 498 आईपीसी के अंतर्गत आरोप लगाया गया। ठीक, 498 आईपीसी क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी स्त्री को, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से विवाहित है, ठीक है, या वो ये जानता है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति से विवाहित है और उसको ये जानते हुए भी उसको बहका करके, फुसला करके, ठीक है, किस उद्देश्य से बहका रहा फुसला रहा है कि वो उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, इस इंटेंशन से उसको क्या नाम है, छिपाए या निरुद्ध रखे, तो वो 498 आईपीसी में पनिशेबल होगा। अब इसमें क्या हुआ था कि वो जो महिला थी वो अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी। तो यहाँ पर ये हुआ कि क्या अपीलार्थी 498 के अंतर्गत जो है पनिशेबल है अथवा नहीं। तो इसमें कोर्ट ने उसको ये कहा कि ये पनिशेबल होगा 498 के अंतर्गत, क्योंकि जो इसमें एक और लाइन है कि अगर पति की सहमति होनी चाहिए, अगर पति की कंसेंट के बिना वो उसको ले जाता है, वो उसको निरुद्ध रखता है, तो वो जो है 498 में जो है पनिशेबल होगा। और क्योंकि यहाँ पर जो है जो ऑफेंस जो हो रहा है वो पति के अगेंस्ट भी हो रहा है, तो इसलिए जो है अगर पति को उसको अपने पास रखना कि पति से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या संबंध स्थापित ना कर सके, तो ये भी जो है इसके अंतर्गत आएगा और इसलिए इसमें कोर्ट ने उसको 498 में पनिशेबल माना। ठीक है, तीसरा जो केस लॉ है वो है कंवर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 1965 सुप्रीम कोर्ट। कंवर सिंह के मामले में इसमें ये जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी थे वो आवारा पशुओं को जब पकड़ रहे थे, तो ये कंवर सिंह और इसके कुछ साथियों ने, ठीक है, इनके ऊपर हमला कर दिया, जो कि कुछ जानवरों के मालिक भी थे। ठीक है, तो इनके ऊपर 332 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग लगाया गया कि इन्होंने जो है एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयप्रद करने के उद्देश्य से, ठीक है, उनको स्वेच्छा से उपहति की या स्वेच्छा से उनको पीटा। तो यहाँ पर इसमें ये कहा गया कि जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम है 1957 का, ठीक है, उसमें एबेंडोन्ड शब्द का या परित्यक्त शब्द का एबेंडोन्ड शब्द आया है, और जिसका मतलब होता है कि ऐसा जानवर जिसका कोई मालिक ना हो, या एबेंडोन्ड से मतलब है ऐसा जानवर जिसका कोई मालिक ना हो, जो स्वतंत्र छोड़ दिया गया हो।
लेकिन कोर्ट ने इस तर्क से असहमति व्यक्त करते हुए कहा अबेंडोन से मतलब है कि ऐसा जानवर जिसको खुला भी छोड़ दिया गया है, वो भी इस शब्द की परिभाषा में आएगा। ठीक है जी। इसके बाद आता है रंजीत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रंजीत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसमें जो अपीलार्थी था उस पर आईपीसी की 392 के अंतर्गत एक लेडी चैटरलीज लवर नामक अश्लील पुस्तक बेचने का आरोप था। ठीक है, तो इसने कहा कि उसको उसके विरुद्ध जो है दोषपूर्ण मस्तिष्क यानी कि उसको ये नॉलेज थी कि इसमें अश्लील सामग्री है, तब ये बेच रहा है। और दूसरा एक और आर्गुमेंट उसने ये दिया कि किसी भी दुकानदार के लिए क्या ये पॉसिबल है कि उसकी दुकान में इतनी सारी किताबें रहती हैं और वो ये उन्हें रखने से पहले ये देखे, उसे देखने के लिए पढ़े कि वो अश्लील है या नहीं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने उसकी बातों से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि 292 आईपीसी में साफ साफ कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री रखेगा अथवा उसे बेचेगा वो 292 में पनिशेबल होगा। इसलिए इसको तर्कों को अस्वीकार किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट केस वो है प्यारेलाल वर्सेस महादेव रामचंद्र। प्यारेलाल वर्सेस महादेव रामचंद्र के केस में इस पर जो है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ठीक है, के अंतर्गत इसके ऊपर एक मामला दर्ज किया गया कि इसने जो रेस्ट्रिक्टेड आर्टिफिशियल जो मीठा करने का पदार्थ था उससे मीठी करी हुई सुपारियों को बेचने का आरोप लगाया गया कि इसने रेस्ट्रिक्टेड जो पदार्थ था उससे सुपारियों को मीठा किया और फिर उसको जो है बेचा। तो इसने कहा कि जो सुपारी है वो खाद्य पदार्थ में शामिल नहीं है, इसलिए उसका मामला इसमें नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके तर्कों से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सुपारी जो है खाद्य पदार्थ में शामिल है और जो इस एक्ट में जो शब्द यूज़ हुआ है खाद्य, और उसको जो है वो एक व्यापक अर्थ में यूज़ हुआ है। और यहाँ पर जिन पदार्थों को हम सुगंधित करने के लिए कोई पदार्थ मिलाते हैं या उसको रंग करने के लिए या किसी पदार्थ को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा द मिस्चीफ रूल यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।